अस्सलाम वालेकुम 10th class. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jharawala. Students, hope you are fine and well. Today 3rd July 2020 we are going to discuss exercise 3.6 of chapter 3rd in this lecture. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 को जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको हमने के मेथड से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या आपके पेपर में कंपोनेंट और डिविडेंडों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चैप्टर 3 से, या के मेथड का पूछ लिया जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A/B=C/D और देन शो दैट, आपने ये साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो के मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो जो रेशो गिवन है उसको लिखें और उसके बाद आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये जो रेशो है यानी A/B उसको हम आपको पता है कि फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और C/D इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं के मेथड है, इसलिए इसको जो है किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लिया। उसके बाद A/B को भी के इक्वल रखना है एंड C/D को भी के इक्वल रखना है। A इधर ही रहेगा, B उधर के से मल्टीप्लाई होगा तो A=B हो जाएगा और C=D हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास जो है वो ये A और जो C की वैल्यू आई है उन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। बेटे इस पार्ट के जितने क्वेश्चंस होंगे ना उनके स्टार्ट पे ये वाला डाटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि के मेथड है, हर एक में हमने जो है उसको उन फ्रैक्शंस को लेट करना है के इक्वल और उसके बाद बारी बारी ए की और सी की वैल्यू निकालनी। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, जो कि है 4a - 9b डिवाइडेड बाय 4a + 9b। ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा bk और 9b एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 4a ए की जगह पे bk आ जाएगा प्लस 9b। इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4k - 9। इन दोनों में से भी b कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4k + 9। b से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4k - 9 डिवाइडेड बाय 4k + 9। ये लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं जी। ये राइट हैंड साइड है 4c - 9d डिवाइडेड बाय 4c + 9d। c की जगह पे अब हमारे पास वैल्यू है dk और -9d एज इट इज़। उसके बाद फिर 4c की जगह पे dk + 9d। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, d कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4k - 9 और इन दोनों में से जो है वो फिर d कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4k + 9। ये d इस d से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4k - 9 डिवाइडेड बाय 4k + 9। ये इक्वेशन 2 आ गई, यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एक आंसर आ गया और एक लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर आ गया। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर आया है, इन दोनों को जो है वो आपने एक दूसरे के देखें इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये साबित हो गया कि ये वाला जो है इसके इक्वल है। आप लास्ट पे ऐसे भी लिख सकते हो, इतने लिखने के बाद हैंड्स प्रूव्ड और ये फिर लास्ट पे क्वेश्चन दोबारा लिख दें। ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बना के बताया है कि इतना डाटा आपने हर एक क्वेश्चन के स्टार्ट पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी पार्ट का। इसमें जो है वो सबसे पहले आपने साबित करना है कि 6a - 5b डिवाइडेड बाय 6a + 5b ये इक्वल है 6c - 5d डिवाइडेड बाय 6c + 5d के। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। स्टार्ट करेंगे इसको रेशो से, तो सबसे पहले A/B = C/D जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिखें। उसके बाद लेट से यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जो A/B है उसको A/B में लिख लिया इज इक्वल टू, जो C/D है उसको C/D में लिख लिया इज इक्वल टू के। दोनों को बारी बारी के इक्वल रखा। A/B को जब के इक्वल रखा तो A की वैल्यू आ गई bk और C/D को जब के इक्वल रखा तो C की वैल्यू आ गई dk। अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें A की जगह पे bk पुट किया -5b एज इट इज़। उसके बाद 6a की जगह पे bk पुट किया प्लस 5b एज इट इज़। इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 6k - 5 और यहाँ पे से भी इन दोनों में से भी b कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 6k + 5। ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बेटे 6k - 5 डिवाइडेड बाय 6k + 5। और उसके बाद आपके पास है राइट हैंड साइड इसकी। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है क्वेश्चन में उसको लिखना है। उसके बाद c की जगह पे आपने dk पुट कर देना है, यानी ये हो जाएगा 6dk - 5d। फिर 6 एज इट इज़ आएगा और c की जगह पे dk + 5d। इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 6k
-5 और यहाँ से इन दोनों में से भी d कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 6k + 5, d से कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 6k - 5 डिवाइडेड बाय 6k + 5, इसे हम 2 का नाम दे देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो के मेथड से हमने ये साबित कर दिया कि जो दिए गए क्वेश्चन था उसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है हमारे पास a⁻6 प्लस c⁻6 रेशो b⁻6 प्लस d⁻6। इसका कोई मसला नहीं है, आपको पता है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हम जो है वो ये रेशो फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड है, तो ये दरमियान में जो रेशो है इसको फ्रैक्शन में लिख के जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये गिवन है हमारे पास कि a⁻b इज इक्वल टू c⁻d, तो a/b और c/d दोनों को हमने किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल रख लेना है, जो कि यहाँ पर मैंने रखा है k। उसके बाद a/b इसको भी k के इक्वल रख लेंगे एंड c/d को भी k के इक्वल रख लेंगे। अब यहाँ पे a एज इट इज़ रहेगा और b k से मल्टीप्लाई होगा bk हो जाएगा, और c एज इट इज़ रहेगा और d k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये dk हो जाएगा। उसके बाद आपने इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पहले आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है, a⁻6 की जगह 6 मरतबा है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू की भी पावर 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू की पावर 6 लेंगे तो इसका मतलब है b भी 6 टाइम्स आएगा और k भी 6 टाइम्स आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले b के लिख के उसका होल a⁻6 बना दें और फिर अलग-अलग या इकट्ठी एक मरतबा भी बना सकते हैं। a⁻6 है तो b⁻6 और k⁻6, उसके बाद c⁻6 है तो c की वैल्यू क्या है dk, तो यहाँ पे d⁻6 और k⁻6 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसकी वैल्यू हैं तो दोनों की पावर भी फिर 6 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास b⁻6 प्लस d⁻6 है, तो अब न्यूमिनेटर में से दोनों में से जो है वो क्या कॉमन आएगा, दोनों में से कॉमन आ रहा है k⁻6 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया b⁻6 प्लस d⁻6 और डिनोमिनेटर में भी है b⁻6 प्लस d⁻6, ये दोनों सेम हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा k⁻6 और ये इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जो कि है a³ c³ डिवाइडेड बाय b³ d³, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपने a की वैल्यू लगाई, चूँकि a का क्यूब था तो a की जो वैल्यू है b और k उन दोनों का भी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे c क्यूब था तो इन दोनों का भी क्यूब आ जाएगा, d³ और k³। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम k⁻, बल्कि कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन तब लेते हैं जब दरमियान में प्लस माइनस का साइन होता है। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, b⁻3 और d⁻3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये अलग-अलग आएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे, और सेम बेस वाले नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं, ये k⁻6 आ जाएगा। ये b³ d³ इस न्यूमिनेटर वाले b³ d³ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा k⁻6, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दोनों जो है वो k⁻6 के इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है p इंटू a प्लस बी प्लस क्यू बी, ये सारी की सारी फर्स्ट एलिमेंट है रेशो का। उसके बाद ये जो रेशो है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, और नेक्स्ट है आपके पास p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी, ये आपके मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया है। और ये आपके पास राइट हैंड साइड में सिर्फ है a/c, तो a/c लिख दिया। उसके बाद ये स्टार्ट वाला हमने लिखना है a/b इज इक्वल टू c/d, और उसके बाद आ जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d, और उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे जो कि है यहाँ पे k। a/b इज इक्वल टू k और c/d इज इक्वल टू k, दोनों को बारी बारी जो है वो k के इक्वल रखा, तो a की वैल्यू आ गई bk और c की वैल्यू आ गई dk। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले p ऐसे ही आ जाएगा और a की जगह पे आ गया bk प्लस b, ये b एज इट इज़ और q b भी एज इट इज़। उसके बाद p एज इट इज़ c की जगह पे आ जाएगा dk प्लस d और प्लस qd। इस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा p bk और यहाँ पे p b और प्लस q b, और इस p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो p dk p d प्लस q d, ये एज इट इज़ आ गए। इन तीनों में से जब 3 टर्म्स हो तो इकट्ठा कॉमन लेते हैं, इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आएगी, सब में मौजूद है बेटे b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा pk, यहाँ पे p रह जाएगा और यहाँ पे q रह जाएगा, और सबके साथ प्लस के साइन है।
डिनोमिनेटर में देखें सारी टर्म्स में कौन सी टर्म मौजूद है, डी, तो डी कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे रह गया पी के, यहाँ पे रह गया प्लस पी और यहाँ पे रह गया प्लस क्यू। ये वाली सारी की सारी टर्म इस सारी की सारी से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट में एज ए होल आप कैंसिल कर सकते हैं। इसका आंसर रह गया बी ओवर डी। दूसरी तरफ आपके पास थी ए ओवर सी, तो ए की जगह पे वैल्यू पुट की बी के और सी की जगह पे वैल्यू पुट की आपने डी के से कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ पे रह गया बी ओवर डी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई थी इसे 1 का नाम दिया, इसे 2 का, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें हमारे पास जो है वो वैल्यू है ए ओवर बी, ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो इसमें हमने चीज़ लिखनी है वो तो यही वाली है कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। उसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, और उसे हमने कॉन्स्टेंट के इक्वल रखा। उसके बाद फिर हमने ए ओवर बी को के इक्वल रखना है और सी ओवर डी को के इक्वल रखना है। दोनों को बेटे जब बारी बारी हमने के इक्वल रखा तो ए की वैल्यू हमारे पास आई बी के और सी की वैल्यू आई डी के। उसके बाद आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। अब मुझे बताएं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का, रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन मतलब डिवाइड कर रही है। जब एक टर्म जो है फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन हो और ये दरमियान में, इसका मतलब डिवीजन ही होता है। ये जो रेशो का मतलब है, डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये अगले वाली को क्या किया जाता है, उलट के लिख दिया जाता है। ये हम क्यों करें ऐसे, क्योंकि इसमें डबल फ्रैक्शन हैं, फिर ऑलरेडी फिर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ए की जगह पे वैल्यू लगा दें बी के, और बी एज इट इज़ रहेगा, ए वैसे ही रहेगा, और बी ए की जगह पे आ जाएगा बी के माइनस बी, और यहाँ भी ए की जगह पे आ जाएगा बी के प्लस बी। ये बी के और बी हो गया। इन दोनों में से बेटे कॉमन लिया बी, तो यहाँ पे रह गया के माइनस 1, और इन दोनों में से बी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया के प्लस 1। ये बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में सिर्फ आपके पास रह गया के और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया के माइनस 1 इंटू के प्लस 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है सेम टर्म साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बनाते हैं और सेकंड का भी स्क्वायर बनाते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें के है, के का स्क्वायर बनाया तो के स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 की जितनी मर्जी पार हो उसने 1 ही रहना है, तो इसलिए उसका आंसर जो है वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 1, और इस इक्वेशन 1 का नाम दिया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। इस रेशो यानी डिवीजन इसी का मतलब होता है। इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो अगले वाली साइड का इन्वर्स ले लेते हैं। सी की जगह लगाया डी के, सी की जगह पे फिर डी के माइनस डी, और यहाँ पे डी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में सी की जगह डी के लगाया डी। ये न्यूमिनेटर तो दोनों के एज इट इज़ रहेंगे। डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया के माइनस 1, इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया के प्लस 1। ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डी भी इस डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा के और यहाँ पे डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 1। कैसे, वही फार्मूला कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। 1 का भी स्क्वायर आना है लेकिन उसको सॉल्व करके फिर 1 ही रह जाता है। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत ज़्यादा पार्ट्स करवा दिए हैं, 5 करवा दिए हैं। इसमें से 1 या 2 आपके पास जो है वो रह गया है आपके होमवर्क टास्क के तौर पे। उसे आपने जो है वो कंप्लीट करके फिर पूरी एक्सरसाइज को अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। अभी हम इसके पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसे डिस्कस करते हैं। सेम यही मेथड उसमें भी यूज़ होना है, लेकिन उसमें 2 रेशोज़ की बजाय 3 रेशोज़ इन्वॉल्व हैं। तो चले देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इसमें 3 रेशोज़ इन्वॉल्व हैं। इसका क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जो इसकी स्टेटमेंट है तो उसमें है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ। मैंने तीनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के उसको के इक्वल लिख लिया है। तो अब तीनों को बारी बारी के इक्वल रख देना है, यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू के, फिर सी ओवर डी इज इक्वल टू के, और फिर ई ओवर एफ इज इक्वल टू के।
तीनों को बारी बारी जब हमने के इक्वल रखा तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी के, और यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू डी के, और यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू एफ के। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उसमें है सिर्फ ए ओवर बी, तो ए की वैल्यू लगा देंगे बी के, बी से कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ गया के। राइट हैंड साइड आपके पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर होल स्केयर रूट। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू यूज़ होगी। ए स्केयर की जगह पे ए की वैल्यू है बी के, तो दोनों का स्केयर लेंगे तो वो हो जाएगा बी स्केयर के स्केयर। उसके बाद ये जो आपके पास है यहाँ पे बेटे क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास सी स्केयर था, मैंने उसको जो है वो सी स्केयर लगा दिया। अब सी स्केयर की वैल्यू क्या थी आपके पास डी के, तो डी के जो है वो आपके पास आ जाएगा सी स्केयर है तो डी स्केयर के स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ई स्केयर है क्वेश्चन में, तो उसके बाद आपने ई की जगह पे पुट करना है एफ के, चूँकि ई स्केयर था तो एफ स्केयर के स्केयर हो जाएगा। अब जब इनके दरमियान प्लस का साइन होता है ना, इसका मतलब है आप अगर 3 टर्म्स हैं तो इनमें से कॉमन ले सकते हो। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और सेम बेस वाले हों फिर इनको जो है वो इनकी पार्ट्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन अभी इनमें से कॉमन लेंगे तो इन तीनों टर्म्स में से न्यूमरेटर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, के स्केयर कॉमन आ रहा है। बाकी फर्स्ट टर्म में बी स्केयर रह जाएगा प्लस डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर, ये तीनों में रह गया। डिनोमिनेटर में भी आपके पास है बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर, ये सेम है तो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास रह जाएगा के स्केयर। उसका आपने स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, के रह गया, तो इसके लास्ट पे भी आपने यही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ तक ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास है जी ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर सी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय बी ओवर डी प्लस सी ओवर ई डिवाइडेड बाय डी ओवर एफ प्लस ई ओवर ए डिवाइडेड बाय एफ बी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है ये। तो आपने सबसे पहले 3 रेशोज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपने क्या करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, यहाँ लेट यानी फर्ज करे का वर्ड लिख के आपने इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देना है। अब ए ओवर बी को आपने के इक्वल रखा, उसके बाद सी ओवर डी को के इक्वल रखा और फिर ई ओवर एफ को के इक्वल रखा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू निकालनी है तो ये बी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, बी के हो गया। सी की वैल्यू निकालनी है तो डी मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, डी के हो गया। और ई की वैल्यू निकालनी है तो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ की हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे पुट होनी है वहाँ पे हम देखते हैं पुट करेंगे। ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे आपके पास आ जाएगा डी के, इसी तरीके से आपके पास सी की जगह पे आ जाएगा डी के और ई की जगह पे आ जाएगा एफ के, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगाई है। ई की जगह पे आ जाएगा एफ के और ए की जगह पे आ जाएगा बी के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बी डी है, इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी एफ की भी नहीं है और एफ बी की भी नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी डी तो एज इट इज़ आ जाएगा, के की पार ये भी 1 है, के की पार 1 है, मल्टीप्लाई होके के स्केयर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बेटे डी एफ एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी के स्केयर हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ भी एफ बी एज इट इज़ आ जाएगा और के स्केयर। अब हर एक जो अपनी अपनी फ्रैक्शन है, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो फिर तो एक फ्रैक्शन को दूसरे के न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर से भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जब दरमियान में प्लस हो तो हर एक फ्रैक्शन अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम टर्म जो होती हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। तो बी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा के स्केयर, डी एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा के स्केयर, और यहाँ एफ बी के साथ कैंसिल हो जाएगा के स्केयर। ये तीनों के स्केयर प्लस हो रहे हैं तो ये एक और ये एक, तो टोटल हो गए 3 के स्केयर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वो है ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर, तो ए स्केयर की जगह पे वैल्यू लगाई बी स्केयर के स्केयर और नीचे वाला बी स्केयर उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा के स्केयर। इसी तरीके से यहाँ पे बेटे सी स्केयर की जगह पे वैल्यू लगाएंगे डी स्केयर के स्केयर और डी स्केयर से वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा के स्केयर। फिर नेक्स्ट है आपके पास ई स्केयर एफ स्केयर, ई स्केयर की जगह पे आपने वैल्यू लगाई एफ स्केयर के स्केयर, वो कैंसिल हो गए और बाकी आपके पास रह गया के स्केयर। तीनों के स्केयर हैं तो आपके पास ये इज इक्वल टू में रह गया 3 के स्केयर। ये आपके पास इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड का आंसर और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इन दोनों आंसर से हमें ये साबित हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बेटे इसके बहुत थोड़े से पार्ट हैं जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, बाकी सारे मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। तो आपने पहले जो आपने क्वेश्चंस करने हैं और जो मैंने आपको करवाए हैं तमाम क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक पे, और उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज 3.6 को आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। मैंने बताया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस करते हैं। ये है आपको जो है वो ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट में आएगा कि आपने इन क्वेश्चंस को यूजिंग के मेथड इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने ए की जगह पे बी के पुट करना है। उसकी बैकेंड पे आपको रीज़न पता है कि जो ए रेशो बी यानी ए ओवर बी है उसको हमने के इक्वल रखा है और ए इज़ इक्वल टू आ रहा है आपके पास बी के। तो ए की जगह पे आपने बी के पुट करना है, इसी तरीके से सी की जगह पे आपने डी के पुट करना है और ई की जगह पे आपने एफ के पुट करना है। ई वाली रेशो जहाँ पे आएगी वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 2 ही रेशोज इन्वॉल्व थी यानी ए और सी की ही वैल्यू पुट करनी है और इस तरीके से आपने वहाँ तक इनको सॉल्व करना है जहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ जाती। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि फ्राइडे को आपको टेस्ट सेंड किया जाता है, वो टेस्ट भी आज मैं अपलोड करूँगी। तो आपने उस टेस्ट को जो है सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, तैयारी करने के बाद सिलेबस की, और उसके बाद जो है वो आप उसको कल जब टेस्ट डिस्कशन लेक्चर की मदद से चेक भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।